We are going to discuss our next gland, that is thyroid gland. इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको हमने ये कहा था कि वो हाइपोथैलेमस के नीचे होता है और एक छोटा सा ग्लैंड था, 0.5 ग्राम उसका वेट था। आज उसके बाद हम सेकंड ग्लैंड की बात करते हैं जो कि है थायराइड ग्लैंड। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये थायराइड ग्लैंड और इसके हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की लोकेशन की। हमारी फर्स्ट हेडिंग है लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो थायराइड ग्लैंड है हमारे लैरिंक्स का रीजन जो है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी इनहेल्ड एयर जिस ट्यूब से गुजरती है वो लैरिंक्स है, सांस की नाली। तो लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तो पहली बात, लोकेशन क्या है? इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लैरिंक्स। और जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के रीजन में यहाँ पे ये पाया जाता है। और आपने इसमें क्या मेंशन करना है? इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लैरिंक्स। लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे ये वाक़ होता है। सेकंड, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें कि थायराइड ग्लैंड के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी दो लोब्स होती हैं, एक ये लोब है और एक ये लोब है। दो लोब्स होती हैं, एक लेफ्ट लोब है और दूसरी राइट लोब है। टू लोब्स होती हैं। लेफ्ट लोब और राइट लोब, इनका आपस में कनेक्शन है। स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस कनेक्शन को हम कहते हैं इस्थेमस। तो व्हाट इज इस्थेमस? टिश्यूज या बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड विद राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसको हम कहते हैं इस्थेमस। तो पार्ट्स इसके दो हैं, एक लेफ्ट लोब है, दूसरा राइट लोब है। इनको आपस में जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनको आपस में जो जोड़ रहे हैं, बैंड ऑफ टिश्यू जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं इस्थेमस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड के दो मेन हार्मोन हैं। एक को हम कहते हैं थायरोनिन और दूसरे को हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। दो हार्मोन्स हैं, थायरोनिन और सेकंड हमारे पास है कैल्सिटोनिन। थायरोनिन जो है फर्दर ये दो तरह का होता है कि ये डिपेंड करता है कि इसमें आयोडीन के कितने एटम होते हैं। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन या जिसको हम कहते हैं T3। इसमें 3 आयोडीन होंगे, 3 आयोडीन। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्राई 3 आयोडीन। और थायरोनिन मतलब हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड का ऐसा हार्मोन है जिसमें 3 आयोडीन होते हैं। सेकंड है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। तो ये ऐसा हार्मोन होगा जिसमें टेट्रा का मतलब होता है 4, आयोडो का मतलब आयोडीन। तो ये ऐसा हार्मोन है जिसमें 4 आयोडीन होते हैं। तो एक हार्मोन थायरोनिन दो तरह का, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन या जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। और दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जिसका फंक्शन होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना। तो ये दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले हार्मोन की जो कि है थायरोनिन। थायरोनिन जो है, जैसा कि हम
पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में कि हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर बनाता है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। वो रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के अंदर मिक्स होके ये थायराइड ग्लैंड के पास आता है और थायराइड ग्लैंड इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट हो जाता है और स्टिमुलेट होके क्या बनाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन T3 और T4 बनाएगा। अब ये जो T3 और T4, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में कि जो TSH है ये कंटिन्यूअसली सेक्रीट हो रहा होता है, तो जब TSH कंटिन्यूअसली सेक्रीट हो रहा है तो थायराइड T3 और T4 ये भी कंटिन्यूअसली सेक्रीट हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब T3 और T4 की सेक्रीशन मैक्सिमम हो जाती है। वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं या हम पढ़ते हैं इसका रोल कहाँ कहाँ पे है। तो पहली बात कि जब ग्रोथ हो रही होती है, जब रैपिड ग्रोथ का टाइम होता है, मोस्टली जो हमारी पैदाइश से लेके टीन एज तक जो हमारा टाइम पीरियड होता है ये रैपिड एज का दौरानिया होता है। तो जब रैपिड एज होती है तो उस वक्त थायराइड ग्लैंड की सेक्रीशंस T3 और T4 मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि ये सोमैटोट्रॉफिन के साथ मिल के काम करता है और ग्रोथ के प्रोसेस को प्रमोट कर देता है। तो इसका पहला रोल क्या है कि ये ग्रोथ के प्रोसेस को प्रमोट करता है, किसके साथ मिलके, हेल्पर के तौर पे काम करता है, सोमैटोट्रॉफिन के साथ मिलके और ग्रोथ के प्रोसेस को प्रमोट कर देता है। इसका सेकंड जो रोल है वो है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब जेंडर डिटरमाइन हो रहे होते हैं, जब हम शुरू में जब हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, इनिशियली मेल और फीमेल फीटस जो है वो सेम होता है, लेकिन जब जेंडर डिटरमाइन हो रहे होते हैं तो उस वक्त इस हार्मोन का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस को। तो इसलिए ये मैच्योरेशन, जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है उस वक्त भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, जब स्ट्रेस की कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड, जब सर्दी होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो उस वक्त भी ये हार्मोन काम कर रहा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। कोल्ड की कंडीशन में जब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हीट पैदा होगी, तो कोल्ड की कंडीशन में ये हार्मोन आपका हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह हंगर की कंडीशन है, कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन है, तो उस वक्त ये आपका हार्मोन हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा रोल होता है। जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी जेनेसिस में, न्यूरोजेनेसिस, नर्व सेल की प्रोडक्शन में इसका अहम रोल होता है थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हम अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। ये तो हमने इसका रोल देखा कि ये किस वक्त ज्यादा सेक्रीट होता है, जिसका रोल क्या है। तो अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन पहला होता है व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, वो मेटाबॉलिज्म होता है। अब बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं और हमारे रेस्ट की हालत में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म। या रेस्ट की हालत में हम जो एनर्जी एक्सपेंड कर रहे होते हैं, जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म है। अब रेस्ट की हालत में हम एनर्जी कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, रेस्ट की हालत में भी बीटिंग कर रहा होता है, तो उस वक्त भी तो इसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो जो उस वक्त मेटाबॉलिज्म होगा रेस्ट की हालत में, उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। तो अब जो हमारा ये हार्मोन है T3 और T4, जिनको हम कलेक्टिवली थायरोनिन्स भी कहते हैं, तो ये हार्मोन्स क्या कर रहे होते हैं, ये बेसल मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को? सबसे पहली बात, हम खुराक खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, तो ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, और हमें पता है कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो इसके टूटने से एनर्जी पैदा होती है एटीपी की शक्ल में, तो ये हमें एनर्जी भी बना के देता है। तो पहला इसका फंक्शन क्या है कि ये बेसल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा,
हीट प्रोडक्शन होगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी। अब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि ये ग्रोथ के प्रोसेस को प्रमोट करता है, ग्रोथ करवाना सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का काम होता है। अब इसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं T3 और T4, ये हेल्प करते हैं सोमैटोट्रोफिन की। जब सोमैटोट्रोफिन के साथ मिल के काम करते हैं तो ग्रोथ के प्रोसेस को ये प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये ग्रोथ के प्रोसेस को प्रमोट भी करते हैं, ये भी इनका रोल होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल्स, कि हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन भी ये करते हैं थायराइड ग्लैंड। एक्ट ऑन ब्रेन सेल एंड कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स को एक्टिव करना और डिफरेंशिएट करना, ये भी इन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है मेटामॉर्फोसिस में, कि हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटामॉर्फोसिस ग्लैंड में, मेटामॉर्फोसिस में भी इसके हार्मोन्स अहम किरदार अदा करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है, मेटा का मतलब होता है बिग चेंज और फोसिस का मतलब कहते हैं शेप को। तो शेप के अंदर जो तब्दीली आती है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन में सबसे पहले एक लार्वल स्टेज होती है जिसको हम टैडपोल कहते हैं। फ्रॉग का लार्वा देखा होगा आपने, ये स्विमिंग करता है पानी के अंदर, एक्वेटिक होता है, और उस वक्त इसकी टेल होती है जिसको हम टैडपोल कहते हैं। उस वक्त सांस लेने के लिए इसके पास गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते। अब उसका शेप चेंज होता है, पहले उसकी टेल होती है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो इसकी टेल डिसअपीयर हो जाती है और लार्वा कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट स्टेज में, फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ये काम भी कौन करवा रहा है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स थायरॉक्सिन करवा रहे होते हैं। अगर T3 और T4 नहीं होंगे तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। अब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो जो टैडपोल है वो हमेशा टैडपोल ही रहेगा, वो फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉग में कन्वर्ट करवाना किसका काम था? थायरॉक्सिन हार्मोन का काम था। तो इफ डेफिशिएंसी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डेफिशिएंसी हो गई थायरॉक्सिन हार्मोन की तो क्या होगा? तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन एम्फीबियन, तो टैडपोल विल इंक्रीज इन साइज और इट विल नॉट चेंज इनटू अडल्ट फ्रॉग। ये अडल्ट फ्रॉग में कभी भी तब्दील नहीं होगा, क्योंकि लार्वा से अगर अडल्ट बनना है तो किसने बनाना है? लार्वा से अडल्ट हार्मोन चाहिए, कौन सा? T3 और T4। लेकिन अगर ये दोनों हार्मोन नहीं होंगे तो लार्वा कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा अडल्ट में, लार्वा हमेशा लार्वा रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स के थायराइड ग्लैंड में जब प्रॉब्लम्स होंगे तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। थायराइड ग्लैंड में दो तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो हाइपरथायराइडिज्म होता है या फिर हाइपोथायराइडिज्म होता है। या तो थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा सेक्रीट हो जाता है या फिर जरूरत से कम सेक्रीट होता है। अगर हद से ज्यादा सेक्रीट हो जाए, बॉडी की डिमांड से ज्यादा सेक्रीट हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म है, और अगर बॉडी की डिमांड से कम सेक्रीट हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म, कि इफ थायराइड ग्लैंड एक्सेसिवली एक्सेस सेक्रीशन करे किसकी? T3 और T4 की, तो फिर क्या होता है? T3 और T4 की एक्सेस सेक्रीशन से एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। ग्रेव का लफ्ज़ी मतलब होता है कब्र। तो अब इसमें यह होता है कि जो पेशेंट होता है वो ऐसे नजर आता है जिससे कब्र से उठ के आया हो, मतलब उसमें जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि स्वेलिंग ऑफ थ्रॉट, कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जिस थ्रॉट के रीजन में प्रेजेंट होता है, ये ज्यादा फंक्शन करता है तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं एक्सोथैल्मिक गोइटर या एक्सोथर्मिक गोइटर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो इस गोइटर में क्या होता है कि जो आइज होती हैं, आइज के पीछे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिकदार में जमा हो जाता है। जब आइज के पीछे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिकदार में जमा हो जाता है तो आंखें ऐसे बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आती हैं। तो इसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किस डिजीज में? ग्रेव डिजीज में। एक तो एक्सोथर्मिक गोइटर होता है, बल्जिंग बाहर की तरफ उभरी हुई आइज होंगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी, और जब ज्यादा हार्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा, रैपिडली बीट करेगा, और अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होगा तो हार्ट फेलियर भी हो सकती है इससे।
नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, थायराइड ग्लैंड ने अपने हार्मोन्स को ज्यादा सेक्रीट क्यों किया है। तो इसकी रीजन ये होती है कि बॉडी के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है और ये प्रोटीन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीशन बनाए। क्यों हुआ, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं जो क्या करती हैं, थायराइड ग्लैंड को बार बार स्टिमुलेट कर देती हैं कि वो अपनी सेक्रीशन बढ़ा दे। तो इन प्रोटीन्स की वजह से, अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम मोस्टली इम्यून डिसफंक्शन की वजह से है। इम्यून डिसफंक्शन के इम्यून सिस्टम जो है नॉर्मली वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स पैदा करता है जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी प्रोटीन्स पैदा कर देता है जो एंटीबॉडीज नहीं होती बल्कि ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हाइपो का मतलब लेस, थायराइडिज्म का मतलब थायराइड ग्लैंड T3 और T4। जब T3 और T4 की सेक्रीशन कम होगी तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स आपकी बुक में मेंशन है, एक है केराटिनिज्म और दूसरा आपकी बुक वाले ने बताया हुआ है मिक्सोएडिमा या ग्वाइटर के बारे में। अगर तो थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम आपका बाय बर्थ है, पैदाइशी तौर पे है, तो ये केराटिनिज्म है। और अगर पैदाइश के बाद का प्रॉब्लम है, जब आप पैदा हुए थे आपका थायराइड ग्लैंड सही था, पैदाइश के बाद आपके थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आया है या थायराइड ग्लैंड की सेक्रीशन में कोई प्रॉब्लम आया है, तो फिर ये ग्वाइटर है। अगर पैदाइश से पहले या जैसे आप पैदा हुए आपको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम मिला है तो ये केराटिनिज्म कहलाता है। आपकी बुक वाले ने एक वर्ड यूज किया हुआ है कंजेनिटल डिजीज, कि केराटिनिज्म एक कंजेनिटल डिजीज है कि ये आपका बाय बर्थ प्रॉब्लम है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है। थायराइड ग्लैंड अपनी सेक्रीशन सही पैदा नहीं कर रहा, तो थायराइड ग्लैंड का काम था ग्रोथ को बढ़ाना, तो जब थायराइड ग्लैंड की सेक्रीशन नहीं होगी तो ग्रोथ का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। इसी तरह थायराइड ग्लैंड आपको सेक्सुअली मैच्योर करता है, लेकिन जब थायराइड ग्लैंड की सेक्रीशन नहीं होगी तो सेक्सुअली इमैच्योरेशन होगी। थायराइड ग्लैंड ब्रेन के सेल्स की डेवलपमेंट करवाता है, डिफरेंशिएशन कराता है, लेकिन जब ये थायराइड ग्लैंड ही नहीं है तो मेंटल रिटार्डेशन होगी। इसके अलावा कोर्स स्कैंटी हेयर्स होंगे, हेयर्स मोटे मोटे होंगे और बहुत कम होंगे। स्कैंटी का मतलब है बहुत कम होंगे, नंबर्स में तादाद बहुत कम होगी, ना होने के बराबर है। सर पे जो बाल हैं वो बहुत ही कम होंगे। और येलोइंग ऑफ स्किन और स्केली स्किन जो है उसका कलर भी येलो हो जाएगा। तो ये कौन से प्रॉब्लम की सिम्टम्स हमने देखी हैं, केराटिनिज्म की। तो व्हाट इज केराटिनिज्म? कंजेनिटल प्रॉब्लम ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्रोथ का प्रोसेस कम, सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन, स्कैंटी और कोर्स हेयर्स होंगे और येलोइंग ऑफ स्किन होगी। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं जो कि हमारा है मिक्सोएडिमा। तो ये वो प्रॉब्लम है जो बाय बर्थ नहीं है बल्कि बर्थ के बाद हुआ है और इसके मेन कॉज थायराइड ग्लैंड से ही होता है। लेकिन थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए, जैसा कि आपने पढ़ा था कि हार्मोन बनाने के लिए इसको आयोडीन चाहिए, तो इस प्रॉब्लम में आयोडीन नहीं मिलती और जब आयोडीन नहीं होगी तो T3 और T4 नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से ना तो T3 बनेगी और T4 नहीं बनेगी। अब इसमें ब्रेन तो कंटिन्यूअसली मैसेज भेज रहा है, हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग फैक्टर बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहा है, लेकिन ब्रेन को मैसेज तो मिलता है कि वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स थायरॉक्सिन बनाए, लेकिन बनाने के लिए वो कोशिश तो करता है, काम करता है, लेकिन आयोडीन नहीं है, तो ये ज्यादा काम करेगा और जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी। इसकी सिम्टम्स क्या है कि वैसे जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की ये ब्रेक डाउन करता है। हमारे बॉडी की जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर लेता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होती हैं उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब चूंकि थायरॉक्सिन ही नहीं है, ना तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी ना फैट की ब्रेक डाउन होगी, बल्कि ये बॉडी के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जब फैट बॉडी के अंदर इकट्ठा होगा तो ये प्रॉब्लम कहलाता है ओबेसिटी, मोटापा रिजल्ट होगा, वेट गेन होगा। इसमें हैंड्स और स्किन ये भी पफीनेस होगी, फूल जाएगी, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कम हो जाएगा,
बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो बॉडी हीट जनरेट करता है। अब यहाँ पे क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। बॉडी में हार्ट रेट, जो हार्ट का ब्रीदिंग, हार्ट का रेट था वो भी कम हो जाएगा और बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे स्लो हो जाएंगे। मेंटल रिटार्डेशन भी इसी वजह से होगी। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि हमें किसी तरह बॉडी को आयोडीन देनी है, क्योंकि ग्लैंड ठीक है, आयोडीन नहीं है। आयोडीन इस्तेमाल करेंगे, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट इस्तेमाल करेंगे तो ग्लैंड आपको थायरॉक्सिन बना के देना शुरू कर देगा। छोटा सा एक और हार्मोन है कैल्सिटोनिन। इसका फंक्शन ये होता है कि इट मेंटेन लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ये मेंटेन करता है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इसमें मेंटेन कैसे करना है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये ब्लड से कैल्शियम को निकालता है और उनको बोन में इकट्ठा कर देता है। इस तरह हम कहते हैं कि जो कैल्सिटोनिन है ये बोन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्या करता है, जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है, ब्लड से कैल्शियम को निकाल के बोन में इकट्ठा कर देता है। जिस तरह आपने विटामिन डी के बारे में पढ़ा था कि विटामिन डी क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से कैल्शियम को निकालता है, ब्लड के अंदर इकट्ठा कर देता है। रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगी। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ेगी तो कैल्सिटोनिन काम करेगा, ये कैल्शियम को ब्लड से उठाएगा, बोन के अंदर इकट्ठा कर देगा। फायदा ये होगा बोन के अंदर भी कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा और बोन ब्लड के अंदर भी कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा और बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम जाती है। तो ब्लड से बोन्स में ये पहुंचाता है कौन, कैल्सिटोनिन। हम कहते हैं इट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथायरॉन। ये नेक्स्ट हमें यही ग्लैंड पढ़ना है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसकी सेक्रेशन होती है पैराथायरॉन, वो इसके अपोजिट काम करता है। ये ब्लड से बोन में भेजता है, वो बोन से ब्लड में भेज रहा होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था थायराइड।